हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से वाई एकेडमी में। मैं हेमंत सर आपकी क्लास ले रहा हूँ वर्क, पावर एंड एनर्जी पर। और हमारे पिछले सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी इस टॉपिक पे कर लिए हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं और लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा जा रहा है, अ 60 kg मैन रन्स अप स्टेयरकेस इन 12 सेकेंड। एक 60 किलो का आदमी एक स्टेयरकेस पे 12 सेकेंड में चढ़ जाता है। और वाइल अ 50 kg मैन रन्स अप द सेम स्टेयरकेस इन 11 सेकेंड। और वहीं पर 50 kg का इंसान उसको 11 सेकेंड लगता है। तो आपको यहाँ पर रेशियो ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क निकालना है। तो यहाँ पर आपको पहले ये समझना है कि पूछा क्या गया है। क्या ये वर्क निकालने के लिए बोल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बोल रहा है आपको रेट ऑफ डूइंग वर्क निकालने के लिए। अर्थात इसका मतलब है वर्क का रेट। वर्क का रेट, जब भी वर्ड रेट सुनाई दे तो इसका मतलब हम डिवाइड बाय टाइम करते हैं। और जैसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आप वेलोसिटी का रेट निकालना, इसका मतलब एक्सप्रेशन निकालना है। वैसे ही वर्क का रेट निकालना यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी पावर निकालना है। तो रेट ऑफ एनर्जी बाय टाइम कर ले या फिर आप वर्क बाय टाइम कर ले, आपको मिलता क्या है? पावर मिलता है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअली में पावर निकालना है। और पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां पर पावर कैसे निकालेंगे? अगर हम वर्क निकालना है, यहां पर हम वर्क निकाल लें तब हम यहां पर निकाल सकते हैं एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी जो है हमारी वही यूज होगी वर्क करने में। तो हम एनर्जी का यूनिट भी जूल लेके चलते हैं। एनर्जी एंड वर्क का भी, एनर्जी का भी, दोनों का ही सेम यूनिट जूल होता है। तो यहाँ पर अब अगर आपको वर्क निकालना तो आप एनर्जी निकाल लो। तो अगर कोई बच्चा हाइट पर चढ़ रहा है, कोई आदमी हाइट पर चढ़ रहा है, स्टेयरकेस किसी हाइट पर है होगा, तो वो हाइट पर जब भी चढ़ेगा तो क्या कौन सी एनर्जी जमा करेगा अपने में? वो लगाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से, तब आपका क्या निकल जाएगा? पावर। और फिर आप दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो हम P1 जो पहला इंसान है 50 kg वाला, उसका पावर मानते हैं P1 और डिवाइड कर देंगे इसको P2 से, और जो रेशियो आएगा वही आंसर होगा, राइट। तो हमको पावर P1 कैसे पता चलेगा? P1 कैसे पता चलेगा? वर्क डिवाइड बाय टाइम करके। वर्क कैसे पता चलेगा? पोटेंशियल एनर्जी लगाकर, mgh डिवाइडेड बाय T। और यहां पर भी mgh डिवाइडेड बाय T। और क्योंकि ये T1 ये T2 हो जाएगा, ये M2 ये M1 हो जाएगा, और G और H तो दोनों के लिए ही सेम है, तो इसको तुरंत ही काट दीजिए, वैल्यू डालने की भी जरूरत नहीं है। अब M1 बाई T1 डिवाइडेड बाई M2 बाई T2। M1 कितना है? 60 kg। 60 kg के इंसान को कितना टाइम लग रहा था? 12 सेकेंड। तो T1 का वैल्यू भी डाल दिया। और नीचे क्या है? M2 मास दूसरा का कितना था? 50, और उसको कितना लग रहा था? 11 सेकेंड, आई थिंक, हाँ 11 सेकेंड लग रहा था। यहाँ पर बस आपको अब रेसिप्रोकल करके डिवाइड कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको और इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 50। और ये हमारा 60, ये कट गया, 6 2 जा 12, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा 11:5 2 जा 10। 11:10 हमारा आंसर इसका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। आपको यहाँ पर समझ में आया क्या किया हमने पहले पूछा, क्वेश्चन में था क्या? वर्क निकालना नहीं था, पावर निकालना था। और फिर पावर का फॉर्मूला हमने पता चल गया, वर्क बाय टाइम होता है। हमको वर्क में हाइट नहीं दिया हुआ था, बट वो दोनों के लिए ही सेम होगा, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया और दोनों का रेशियो निकालकर हमने आंसर ले आया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर क्या पूछा जा रहा है? इन केस ऑफ निगेटिव वर्क, जब भी वर्क अगर निगेटिव होता है तो द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो यहां पर आपको सिंपल सा ये बात है, जिसको समझ में आ गया होगा वो आंसर अब तक दे चुके होंगे, कि जब भी वर्क निगेटिव होता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर ऐसे चल रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर निगेटिव वर्क कौन करेगा? अगर यहाँ पे एक फोर्स लगाया जाए जो कि इसको धक्का मारने में काम आएगा, तो वो तो पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा, राइट। और उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। बट नेगेटिव कौन करता है? नेगेटिव करता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स।
फ्रिक्शन फोर्स निगेटिव में करेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। तो आंसर इसका 180 डिग्री हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला है, वर्क का भी फॉर्मूला होता क्या है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। और जब भी थीटा के वैल्यू 180 डालते हैं तो आपका कॉस थीटा माइनस में आ जाता है, और निगेटिव, इसके वजह से ही निगेटिव वर्क डन बनता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में होता है 180 डिग्री का एंगल। यहीं पर कभी कभी अगर पूछ दे कि जीरो वर्क के लिए एंगल क्या होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो एंगल होती है 90 डिग्री। ठीक है, ये बात भी आप इसी के साथ याद रखेंगे। निगेटिव के लिए तो पता चल ही गया, निगेटिव के लिए क्या होता है, निगेटिव के लिए आपका होता है 180 डिग्री, और पॉजिटिव वर्क के लिए या फिर मैक्सिमम वर्क के लिए कभी क्वेश्चन पूछ सके, तो मैक्सिमम वर्क के लिए कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है 0 डिग्री पर, तो वैल्यू भी डिग्री की होनी चाहिए 0। तो ये तीनों फिगर आप याद रखेंगे, ये कभी कभी क्वेश्चन में सिंपली क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, गार्डनर पुशेस अ लॉन रोलर। एक जो गार्डनर है वो किसी लॉन रोलर को पुश कर रहा है। आपने देखा होगा घास काटने वाली मशीन होती है किसी खेत में यानी लॉन में, वहां पर घास काटने के लिए एक रोलर चलाया जाता है, वो कोई गार्डनर पुश कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ग्रासेस लगे हुए हैं, इसको वो कट करता चला जाता है। ठीक है, ये पुश कर रहा है एक डिस्टेंस 20 मीटर के लिए। इफ ही अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 20 kg, वो फोर्स कितना लगा रहा है 20 kg वेट। अरे ये नया फोर्स सुना है, फोर्स तो न्यूटन में होता है, ये 20 kg वेट क्या होता है। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन लिखा है तो आप 20 न्यूटन मत ले लेना, वो गलत हो जाओगे। ये कहने का मतलब है 20 kg का कोई वस्तु जितना वेट लगा रहा होगा ना उतना फोर्स, क्योंकि वेट क्या है एक फोर्स की यूनिट है, तो 20 kg का कोई मास कितना वेट लगा रहा होगा वो आपको बताना है। तो mg कर लेंगे, इसको यहाँ पर याद रखेंगे, यानी ये 200 न्यूटन, अगर 10 का g का वैल्यू 10 लेके चल रहे हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 200 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, 20 न्यूटन नहीं होगा। ये चीज क्लियर है। अब डायरेक्शन है यहाँ पर इंक्लाइन 60 डिग्री टू द ग्राउंड, इसका मतलब ये जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से। फाइंड द वर्क डन, यहां पर 60 डिग्री का एंगल बता रहा है ग्राउंड से बना हुआ। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय हिम, तो ये यहां पर आपको वर्क डन निकालना। तो यहां पर साफ पता चल रहा है, यहां पर जो फोर्स लगा रहा है वो यहां की बात कर रहा है, ये वाला फोर्स है 200 न्यूटन के बराबर। ठीक है, अब ये लग रहा होगा इस डायरेक्शन में भी और नीचे के डायरेक्शन में भी, क्योंकि यहां पर वेक्टर कंपोनेंट टूटेगा। यहां पर जब भी कोई फोर्स 200 न्यूटन किसी एंगल से लगता तो उसकी वजह से दो रिजल्टेंट कट जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा थीटा के बगल वाला जो हो जाएगा वो 200 cos 60, और ये क्या हो जाएगा 200 परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा sin 60। ये चीज आपको मैं बता देता हूं कैसे हम करते हैं। जब भी कोई एंगल है थीटा दिया हुआ तो हमको पता है sin थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, और अगर हम cos थीटा कोई पूछे तो हम बोलते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये आपने पढ़ा होगा। अब अगर हमको ये पता थीटा पता है और ये वाला हाइपोटेन्यूज पता है, ठीक है, ये मान लेते हैं h, ये मालूम है, तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू साइन इंटू एच कर लेंगे। तो P इक्वल टू हम लिख सकते हैं h साइन थीटा, और वहीं B इक्वल टू लिख सकते हैं h कॉस थीटा, B इक्वल टू h इंटू कॉस थीटा। तो वैसे ही यहाँ पर थीटा मालूम था, ये था थीटा के बगल वाला एंगल, तो ये होगा कॉस थीटा से निकाला हुआ बेस 200 क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज था,
ये ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं, इसको अगर इधर रख देंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा और ये साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू है 200, 200 cos 60 और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। इसको आप यहाँ रख के देख लीजिए, ये साइड यहाँ पर है तो ये सेम ही लेंथ होगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू हो जाएगा 200 sin 60। तो आपको वैल्यू पता होगी सबकी। साइन 30 होता है आधा, 0 1/2, 1/√2, √3/2 1, तो √3/2 हो जाएगा इसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और यहाँ पर देख लेंगे तो ये साइन 60 की वैल्यू होती है उसी की कॉस की उल्टा, तो उसका उल्टा यहाँ पर साइन 60 कॉस 60 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी, 100√3 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो लग रहा है 100√3 और यहाँ पर लग रहा है 100 न्यूटन। इसका मतलब जो काम करने के लिए जो फोर्स है वो तो हमारा सीधे डायरेक्शन में ही गया। तो यहाँ पर जब सीधे डायरेक्शन में फोर्स काम करने के लिए लग रहा था तो यहाँ पर हमारा वर्क निकालने के लिए पूछा, तो हम फॉर्मूला हमको पता था Fs cos थीटा होता है। जिसको इतना चीज अगर नहीं समझ में आया वो क्लियरली इस फॉर्मूला की मदद से भी सीधा आंसर ला सकता है। यहाँ पर साफ साफ फोर्स कितना है दिया हुआ, 20 kg वेट था तो इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये होता है हमारा 200 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट आपका 20 होता है तो यहाँ पर आप 20 लिख दीजिए और कॉस थीटा यानी थीटा की वैल्यू कॉस 60 और कॉस 60 होता है हाफ, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 200 इंटू 20 इंटू हाफ। तो इससे हमारा ये कैंसिल होके 100 टाइम्स 20, तो ये आपका 2000 जूल हो जाएगा। वही यहां पर करने के केस में आप सिर्फ F इंटू एस कर रहे हैं, जहां पर फोर्स आपका ये जो है मेन फोर्स है जो यहां पर लग रहा है, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स का इस डायरेक्शन में जो है काम हो रहा है। तो यहाँ पर काम जो हो रहा है 100 न्यूटन से ही हो रहा है तो आप सिर्फ 100 लिखेंगे और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20 हो रहा है, तब भी आपका आंसर 2000 जूल ही आएगा। तो ये दोनों तरीका मैंने आपको जानबूझ के अभी बताया क्योंकि ताकि आप वेक्टर कंपोनेंट से भी तोड़ के बता सके कि जब भी अगर 200 न्यूटन का फोर्स ऐसा लगा है तो यहाँ पर भी फोर्स लगा है और यहाँ पर भी फोर्स लगा है और काम वाला फोर्स सिर्फ और सिर्फ ये है, तो हमने सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन एस के साथ किया। आई होप ये आपको अब क्लियर हो चुका होगा। आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को सिर्फ इस फॉर्मूले से भी बना सकते थे, बट कभी कभी वेक्टर फॉर्म में भी पूछा जाता है क्वेश्चन को, तो वहां पर भी आपको वो चीज समझ में आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, क्या कह रहा है इसको पॉज करके आप चाहे तो सॉल्व कर भी सकते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए साइक्लिस्ट कम टू स्किडिंग स्टॉप, एक साइकिल ब्रेक मारता हुआ स्टॉप हो जाता है स्लाइड करते हुए 10 मीटर को कवर कर लेता है और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यहां पर फोर्स लगा जाता है कौन, साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन, यानी इस साइकिल पर एक फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का, वो कौन लगा रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा जो कि डायरेक्ट अपोज कर रहा है उसके मोशन को। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अपोज ही करता है मोशन को। और द वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड आपको निकालना है, तो कितना वर्क डन साइकिल ने रोड पे किया वो पता करना है आपको। तो साइकिल हमारा चल रहा है और साइकिल चलते चलते ब्रेक मारता है ऐसा कि वो स्लाइड करता हुआ कुछ दूर 10 मीटर तक चला जाता है। तो 10 मीटर तक चला जाता है तो इसका मतलब यहां पर फोर्स भी लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रही होगी। ठीक है, वो वैल्यू दिया हुआ है 200 न्यूटन का। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर 200 न्यूटन का है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा 10 मीटर का हुआ, तो इसका मतलब जो वर्क निकाला गया है, ये वर्क किसने किया है, ये वर्क फ्रिक्शन ने किया होगा। फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाया 200, डिस्प्लेसमेंट किया 10, तो 2000 जूल का काम किसने किया, फ्रिक्शन ने किया। और क्योंकि हम फ्रिक्शन के वर्क को पॉजिटिव में लेके चल रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव में लेके चला
तो यहाँ पर वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी -2000 जूल इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के हिसाब से अगर ये 200 न्यूटन रोड लगा रहा है तो साइकिल ने भी 200 न्यूटन ही लगाया होगा रोड पर, और वही पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में आएगा। तो ये आपको आई होप क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं इसको भी कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अ पंप लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर, एक पंप है वो अगर 200 kg ऑफ वाटर को लिफ्ट कर सकता है, ठीक है, और लिफ्ट कितना किया, इसको हाइट ऑफ 6 मीटर किया इन 10 सेकेंड, टाइम भी दिया हुआ है। फाइंड द पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम। अगर आपने वर्क निकाल लिया और वर्क किसके इक्विवेलेंट होता है, एनर्जी के, अगर आप एनर्जी बाय टाइम भी कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हाइट है तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम हमको करना है इसका मतलब, और mgh होता है इसका फॉर्मूला, और टाइम जो भी दिया हुआ है, मास है इसका 200, g की वैल्यू हम 10 लेके चलते हैं, और h हमारा 6 मीटर है, और डिवाइड बाय टाइम हमारा 10 सेकेंड, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 6 2 जा 1200 वाट हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये आपको इजी क्वेश्चन था, क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या करना है, आप इसको पॉज करके चाहे तो सॉल्व करना कर सकते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉब। बॉब क्या होता है, जो पेंडुलम में एक नीचे टंगा होता है मास, उसको बॉब बोला जाता है। वो मीन पोजीशन इफ इज एबल टू राइज द वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। मीन पोजीशन पे आपको उसकी वेलोसिटी बतानी है। एक पेंडुलम है, ठीक है, ये मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, इस साइड भी यहां तक जा सकता है। तो जो मीन पोजीशन है इसी को बोला जाता है मीन पोजीशन। इस पोजीशन पे आने वक्त इसकी क्या वेलोसिटी रहती है वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और बोला जा रहा है कि ये मैक्सिमम जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर तक जाता है। इसका मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट है ना और जो मिनिमम हाइट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, और हाइट दिया हुआ है तो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट यहाँ जाता होगा तब इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाता होगा, ठीक है। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी उस समय जो भी होती होगी वो mgh होती होगी, और वही सारी एनर्जी इस दौरान जब यहाँ पर आता होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती होगी, और इस समय उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती होगी। अगर इतना सा फंडा अगर आपको क्लियर है तो बस अब आपको यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और इसको इक्वेट कर देना है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। क्या मास दिया हुआ है, इसका मास नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, वो कैंसिल भी हो जाएगा। तो हमको पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी करना है, यानी mgh इक्वल टू हाफ mv² करना है। और क्योंकि हमारा जो मास होगा वो दोनों का सेम होगा इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। g की वैल्यू 10 लेके चलते हैं, और हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, तो आप 10 सेंटीमीटर को थोड़ा सा ध्यान देके यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना तुरंत यहाँ पर मीटर में। तो 10 सेंटीमीटर बाय 100, और इसको भी काट लेते हैं, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। 1 इक्वल टू हाफ v², और ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 इक्वल टू v²। तो v इक्वल टू √2 आ गया, v इक्वल टू स्क्वायर का इधर ले जाएंगे √2 हो जाएगा, और ये √2 जो होता है ना ये लगभग 1.4 के आसपास होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1.4 मीटर पर सेकेंड आ गया है। ये क्वेश्चन में आपको बस यहाँ पर समझना है कि कोई भी चीज अगर मैक्सिमम हाइट पर जा रही है तो उस समय उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी
जो भी होगा उसके पास वो इस दौरान सब कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर था वही एनर्जी यहाँ पर होगी, बट वो अब इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसलिए हम इन दोनों को इक्वेट किया, दोनों के फॉर्मूला में मास सेम था, मास को कैंसिल किया और बाकी के वैल्यू से वेलोसिटी निकाल लिया और हमारा आंसर भी आ गया।